हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th की एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 3 है, जो कि इकोनॉमी का है। तो इसको हम करेंगे। 2 चैप्टर हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको एनसीईआरटी। लेकिन सारे 6 to 12 12 तक आपके एनसीईआरटी कंप्लीट करवाएंगे। ये आपको जल्दी इस महीने में कंप्लीट मिलेगा। और इससे पहले कि हम इसको कंप्लीट करवाएं, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे नए बने तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और मतलब जो नए बने हैं वो सब्सक्राइब करें, बाकी सब लाइक शेयर सब्सक्राइब सभी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमी का। निर्धनता एक चुनौती। तो इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। उदाहरण द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्ति को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारकों एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा की गई। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तथा विस्तृत करके अध्याय का समापन किया गया है। परिचय है। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे लोग के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों को दैनिक वेतनभोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। और हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। इसका अर्थ यह है कि विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का केंद्र है। इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। तो शहरी निर्धनता। निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले हैं। शहरी निर्धनता। 33 वर्षीय रामशरण झारखंड से रांची के निकट गेहूं के आटे की एक मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में काम करता है। जब कभी उसे रोजगार मिलता है तो वह एक महीने में लगभग 1500 रुपये कमा लेता है। ये 6 सदस्यों के परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी और 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे शामिल हैं। उसे रामगढ़ के समीप गांव में रहकर अपने बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसे भेजना पड़ता है। उसके भूमिहीन श्रमिक पिता अपने जीवन निर्वाह के लिए रामशरण और हजारीबाग में रह रहे हैं। उसके भाई पर निर्भर है। रामशरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ भरी बस्तियों में किराए पर एक कमरे के मकान में रहता है। वह ईंट और भट्टी के खपड़ों में बनी एक कामचलाऊ झोपड़ी है। उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालीन नौकरानी का काम करती है तथा 800 रुपये कमा लेती है। वे दिन में 2 बार दाल और चावल का अल्प भोजन जुटा लेते हैं, पर यह उन सबके लिए कभी पर्याप्त नहीं होता। उनका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में एक सहायक का काम करके 300 रुपये कमा लेता है। उसकी 10 साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। उनमें से प्रत्येक के पास 2 जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने बिल्कुल पहनने योग्य नहीं रहते। जूते पहनना विलासिता है और छोटे बच्चे अल्पपोषित रहते हैं। जब वे बीमार पड़ते हैं तो उन्हें चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे देख सकते हैं ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण निर्धनता क्या है? लक्षा सिंह उत्तर प्रदेश के मेरठ में पास में गांव में रहने वाला है। उसके परिवार के पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए वो बड़े किसानों के लिए छोटे छोटे काम करता है। काम अनियमित होता है और आय भी वैसी ही होती है। कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले 50 रुपये ही मिलते हैं, लेकिन प्रायः खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उसे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ, दाल या थोड़ी सी सब्जी ही मिल जाती है। 8 सदस्यों का परिवार हमेशा 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता। लक्षा सिंह गांव के बाहर एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों में जलाने की लकड़ियां बीनने में ही गुजार देती हैं। उसके पिता की जो तबीयत के मरीज हैं, चिकित्सा का अभाव में 2 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई। उनकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त हैं और उनका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है। यदि गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है, लक्षा वहाँ भी नहीं गया। उसे 10 वर्ष की उम्र से ही कमाना शुरू करना पड़ा। नए कपड़े खरीदना कुछ वर्षों में ही संभव हो पाता है। यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता संबंधी निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। भूमिहीनता, बेरोजगारी, परिवार का आकार, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम और असहायता।
तो ऊपर के दोनों विशेष उदाहरण निर्धनता के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। वे दर्शाते हैं कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है तथा न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव भी है। अंततः इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। स्पष्ट है कि कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। महात्मा गांधी हमेशा इस पर बल दिया करते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यथा से मुक्त होगा। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से निर्धनता। चूंकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं, सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से देखते हैं। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाले सूचक वे होते हैं जो आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, लेकिन अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन और असुरक्षा पर आधारित निर्धनता का विशेषण अब बहुत सामान्य होता जा रहा है। सामाजिक अपवर्जन। इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक क्षमता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। और सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। मोटे तौर पर यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों में से अपवर्जित रहते हैं जिनका उपभोग दूसरे अच्छे से करते हैं। इसका एक विशेष उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है, जिसमें कुछ जातियों के लोग को समान अवसर से अपवर्जित रखा जाता है। इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय की बहुत कम नहीं करता, बल्कि यह इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है। असुरक्षा की बात करें तो निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में जीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद आदि मामलों में इन समूहों के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है। अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी हो, तो दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का निरूपण ही असुरक्षा है। निर्धनता रेखा की बात करें तो निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धन रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता के आकलन की एक सामान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न हैं। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते हैं जिसे उनके विकास एवं उनकी स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में उस व्यक्ति को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना क्या होता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता मानी जाती है। बताइए, भारत में वो निर्धन है जिनके पास कार नहीं है और भारत में तो वो जिसके पास कार है वो भाई विलासिता भरा जीवन जीता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। इन भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों में गुणा कर दिया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकताओं के वर्तमान सूत्र वांछित कैलोरीज आवश्यकताओं पर आधारित खाद्य वस्तुएं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इन आवश्यकताओं कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, एक नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिदिन
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती है। अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है। इन परिकल्पनाओं के आधार पर वर्ष 2011-12 में किसी व्यक्ति की निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये प्रति माह किया गया तो था। अब कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती हैं। इस प्रकार 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उनकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह कम है। इस तरह के परिवार को शहरी क्षेत्रों में अपनी मूल आवश्यकताएं पूरा करने के कम से कम 5000 रुपये की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर हर 5 वर्ष पर प्रतिदर सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कराए जाते हैं। तथापि विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। तो मतलब 1.9 2021 का PPP प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्धता के आधार पर। तो निर्धनता के अनुमान की बात करें तो तालिका 3.1 जो आपने देखा है, भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1993-94 45% थे। 2004-05 में 37.2% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा नीचे के निर्धनों का अनुपात और भी गिर गया, 22% आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या में 20% से भी नीचे आ जाएगी। तथा यद्यपि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों मतलब 1973 से 93 में गिरा। निर्धन लोगों की संख्या 2004-05 में 407 मिलियन से गिरकर 270 मिलियन वर्ष 2011-12 में औसतन गिरावट 2.2% और वर्ष 2004-05 में 2011-12 के बीच में हुई। यहाँ पर देख सकते हैं आप चार्ट में। तो असुरक्षित समूह की बात करें, निर्धनता रेखा से नीचे लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे क्या हैं? तो वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। निम्नलिखित आरेख में इन समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यदि निर्धनता रेखा के नीचे के लोग का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 22 है। अनुसूचित जनजाति 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% नियमित कृषि श्रमिक। ग्रामीण क्षेत्र में 29% अनुसूचित जनजाति भी निर्धन है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से असुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। तो ये देख सकते हैं आप चित्र में, मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका है, इतना अनियमित आय में मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूं। तो हाल के कुछ अध्ययनों से दर्शाया गया कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी 3 समूहों अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवार में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। कुछ संदर्भ महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच से वंचित रखा जाता है। शिवरमन की कहानी है। शिवरमन तमिलनाडु में करूर कस्बे के निकट एक छोटी सी गांव में रहता है। करूर हथकरघा और बिजली करघा के अपने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। गांव से 100 परिवार रहते हैं। शिवरमन अयुर्थाथिरार जाति का है, मतलब मोची है। यह अब 160 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसे यह काम वर्ष में मात्र 5 या 6 महीने मिलता है। अन्य समय में वह गांव के दूसरे छोटे मोटे काम करता है। उसकी पत्नी शशिकला भी उसके साथ काम करती है, लेकिन इन दिनों उसे कभी कभी ही काम मिल पाता है। यदि मिलता भी है तो उसी काम के लिए जो शिवरमन करता है उसे 100 रुपये प्रतिदिन मिलता है। परिवार में 8 सदस्य हैं। शिवरमन की 65 वर्ष की विधवा माँ बीमार और प्रतिदिन के कामों में उसे सहायता की आवश्यकता पड़ती है। उसकी 25 वर्ष की एक अविवाहित बहन है और उसके अपने 4 बच्चे हैं।
जिनकी आयु 1 से लेकर 16 वर्ष के बीच है। उनमें से 3 लड़कियां हैं और सबसे छोटा बेटा है। कोई भी लड़की विद्यालय नहीं जाती। लड़कियों के लिए विद्यालय की पुस्तकें और अन्य वस्तुएं खरीदना विलासिता है, उसके बस से बाहर है। फिर एक दिन उसकी शादी भी करनी है, इसलिए वह अभी उनकी शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहता। उसकी माँ की अब जीने की कोई इच्छा नहीं है और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी बहन और सबसे बड़ी लड़की घर का काम करती है। शिव रमन अपने बेटे को बड़ा होने पर विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी अविवाहित बहन की उसकी पत्नी के साथ नहीं बनती। शशिकला उसे एक बोझ समझती है, लेकिन शिवरमन धन की कमी के कारण उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूंढ पा रहा है। यद्यपि उसके परिवार को 2 जून की रोटी का प्रबंध करना कठिन हो रहा है, शिवरमन मात्र अपने बेटे के लिए कभी-कभी दूध खरीद लेता है। तो अंतर्राज्यीय असमानताएं की बात करें तो भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है। प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। यद्यपि 1970 के दशक के प्रारंभ से राज्य स्तरीय निर्धनता में दीर्घकालिक कमी हुई है। निर्धनता कम करने में सफलता की दर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग है। वर्ष 2011-12 में भारत निर्धनता अनुपात में 22% है। कुछ राज्य जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। जैसा कि आरेख 3.2 दर्शाता है कि बिहार और उड़ीसा क्रमशः 33.7 और 32.6% निर्धनता औसत के साथ 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य बने हुए हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निर्धनता के साथ नगरीय निर्धनता भी अधिक है। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। केरल के मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार उपायों में निर्धनता कम करने में सहायता मिली। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण इसमें सुधार का कारण हो सकता है। वैश्विक निर्धनता परिदृश्य की बात करें तो विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार प्रतिदिन $1.9 से कम पर जीवन निर्वाह करना में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के 36% से गिरकर 2015 में 10% हो गया। यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन इसमें बृहद क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहद निवेश के कारण चीन और दक्षिण एशिया देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई। चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में 88% थे, घटकर 2008 में 14.7% और वर्ष 2019 में 0.6% रह गई है। दक्षिण एशिया के देशों में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में निर्धनों की संख्या में गिरावट इतनी ही तीव्र रही है और 2005 में 34% से गिरकर 2014 में 15.2% हो गई। निर्धनों के प्रतिशत में गिरावट के साथ ही निर्धन की संख्या में कमी आई है। 2005 में 510.4 मिलियन से घटकर 2013 में 274.5 मिलियन रह गई। भिन्न निर्धनता रेखा परिभाषा के कारण भारत में भी निर्धनता राष्ट्रीय अनुमान से अधिक है। तो आइए चर्चा करें, ये आप देख सकते हैं। अब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में 2005 के 51% से घटकर 2018 में 40.2% हो गई है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहाँ पर निर्धनता रेखा 2005 में 10% से गिरकर 2018 में 4% रह गई है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देशों में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है, जहाँ पहले आधिकारिक रूप से कोई निर्धनता थी ही नहीं। तालिका 3.2 अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा मतलब $1.9 प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है। संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है। तो विश्व के उन क्षेत्रों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात में गिरावट आई। विश्व के उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ निर्धनों की संख्या सर्वाधिक है। जैसे यहाँ पर है कम पाने वाले 1.9 से कम पाने वाली जनसंख्या कहाँ पर? नाइजीरिया, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, श्रीलंका में है। कितना है भारत का देख लेते हैं। भारत में 22.5 है 2011 में विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार। यहाँ पर दक्षिण एशिया में देख सकते हैं गिरावट आई है। लैटिन अमेरिका में, अब सहारा अफ्रीका में भी आई है और पूर्व एशिया एवं चीन में भी किस तरह से गिरावट आई है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सब सहारा अफ्रीका में कितना है, नीचे है सबसे, और दक्षिण एशिया में उससे बीच में है। बाकी दुनिया का देख ही सकते हो आप, जो ब्लू लाइन है। और लैटिन अमेरिका में कैरेबियन, यूरोपीय, मध्य एशिया का, पूर्व एशिया में प्रशांत का। तो निर्धनता के कारण क्या हैं? तो भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं। एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया। तो
विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही। इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी। इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि हुई। इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को पहुंचकर कम कर दिया। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों दोनों क्षेत्रकों ने कुछ रोजगार उपलब्ध कराए, लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सके। शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक, विक्रेता, गृह निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे। अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे। वे शहरों से बाहरी झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्याएं, जो मुख्य रूप से एक ग्रामीण परिघटना थी, नगरीय क्षेत्र को भी एक विशेषता बन गई। उस निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही। इसका एक प्रमुख कारण भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण है। अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया। चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक प्रमुख कारण रही है, इस नीति का उचित कार्यान्वयन करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधार सकता था। अनेक अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं। अति निर्धनों सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक जैसे कृषि आगतों की खरीदारी के लिए धनराशि की जरूरत होती है। चूँकि निर्धन कठिनाइयों से ही कोई बचत कर पाते हैं, इनके लिए खर्च कर लेते हैं और निर्धनता के चलते पुनः भुगतान करने में असमर्थता के कारण ऋणग्रस्त हो जाते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों होते हैं। निर्धनता निरोधी उपाय क्या है? निर्धनता उन्मूलन भारत की विकास रणनीति का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारक हैं, जैसे आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करना और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम पर निर्भर। 1980 के दशक के आरंभ तक समाप्त हुई 30 वर्ष की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कोई वृद्धि नहीं हुई और निर्धनता में भी अधिक कमी नहीं आई। 1950 के दशक के आरंभ में आधिकारिक निर्धनता अनुमान 45% का था और 1980 के दशक के आरंभ में भी वही बना रहा। 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक रही। समृद्धि दर 1970 के दशक के करीब 3.5% के औसत से बढ़कर 1980-1990 के दशक में 6% के करीब पहुंच गई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आर्थिक समृद्धि और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। यह शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करती है। तथापि यह संभव है कि आर्थिक विकास से सृजित अवसरों से निर्धन लोग प्रत्यक्ष लाभ नहीं उठा सके। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में समृद्धि अपेक्षा से बहुत कम रही है। निर्धनता पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा क्योंकि निर्धन लोगों का एक बड़ा भाग गाँव में रहता है और कृषि पर आश्रित है। इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों की स्पष्ट आवश्यकता है। यदि ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिसको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया, उनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं को क्रमशः 23%, 17% एवं 53% है। औसतन रोजगार 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ाकर 132 रुपये वर्ष 2013-14 में कर दिया गया। हाल ही में मार्च 2018 में विभिन्न राज्यों में अकुशल मैनुअल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर संशोधित कर दी गई। इन राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में मजदूरी दर की सीमा परिसर में 281 प्रतिदिन और झारखंड के श्रमिकों के लिए तय की गई। केंद्र 168 प्रतिदिन की गई, बिहार और झारखंड के लिए 168।
केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार कोष भी स्थापित की गई। इसी तरह राज्य सरकारें भी योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी। कार्यक्रम में अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं किया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसमें 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए किया जिन्होंने मजदूर पर व रोजगार की आवश्यकता और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। इसका कार्यान्वयन 100% केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया और राज्यों को खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। एक बार NREGA लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज NFWP का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक अन्य योजना है जिसे 1993 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को सृजित करना है। इस लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में उसकी सहायता की जाती है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया था और ये रोजगार के अवसर सृजित करना है इसका काम। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित कराने का लक्ष्य रखा गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों में संगठित कर बैंक ऋण और सरकारी सहायकी संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्रारंभिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा और ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। एक और महत्वपूर्ण योजना अंत्योदय अन्न योजना है जिसके बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस कार्यक्रम के मिले जुले परिणाम हुए हैं। इसके कम प्रभावी होने के एक मुख्य कारण उचित कार्यान्वयन और सही लक्ष्य निश्चित करने की कमी है। इसके अतिरिक्त कुछ योजनाएं परस्पर व्यापी भी हैं। अच्छी नीयत के बावजूद इन योजनाओं के लाभ उनके पात्र और निर्धनों को पूरी तरह नहीं मिल पाए। इसलिए हाल के वर्षों में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के उचित परिवीक्षण पर अधिक बल दिया गया। भावी चुनौतियों की बात करें तो भारत में निर्धनता में निश्चित रूप से गिरावट आई है, लेकिन प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बाध्यकारी चुनौती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। आशा की जा रही है कि निर्धनता उन्मूलन में अगले 10 से 15 वर्षों में अधिक प्रगति होगी। यह मुख्यतः उच्च आर्थिक और समृद्धि, सार्वजनिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा पर जोर, जनसंख्या विकास में गिरावट, महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बढ़ते सशक्तिकरण के कारण संभव हो सकेगा। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उसकी केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अनेक बुद्धिजीवी ने इसका समर्थन किया है। निर्धनता की अवधारणा का विस्तार मानव निर्धनता तक कर देना चाहिए। हो सकता है कि बड़ी संख्या में लोग अपना भोजन जुटाने में समर्थ हों, लेकिन क्या उनके पास शिक्षा है या घर है या स्वास्थ्य सेवा की सुविधा है या रोजगार की सुरक्षा या आत्मविश्वास है? क्या वे जाति और लिंग आधारित भेदभाव से मुक्त हैं? क्या बाल श्रम की प्रथा अब भी प्रचलित है? विश्वव्यापी अनुभव बताते हैं कि विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदली है। निर्धनता उन्मूलन हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है। आशा है कि अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना, लैंगिक समानता तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे। ये वही बड़े काम होंगे। तो ये चैप्टर नहीं खत्म होता है, आपका होमवर्क स्टार्ट होता है। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम लिंक में भेजेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो और आंसर ज़रूर भेजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।